जय हिंद साथियों। नवोदय विद्यालय समिति की ई सामग्री में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8वीं अ कोर्स विषय हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करेंगे। भारत की खोज पाठ्य पुस्तक पंडित जवाहरलाल द्वारा रचित है। आज हम भारत की खोज का अध्याय 6 अंतिम दौर 1 पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 13 अप्रैल सन 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अहमदनगर के किले में 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना आवश्यक है। आज मैं सरोज बिष्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश से आप सभी के समक्ष अंतिम दौर 1 पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पाठ संबंधी अधिगम के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आशा है आप सभी इन लक्ष्यों तक पहुंचोगे कि किस प्रकार भारतीय समाज के आर्थिक एवं संरचनात्मक आधार का विघटन हुआ, ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछला बनकर रह गया। औपनिवेशिक का अर्थ होता है जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अपना अधिकार जमा लेता है। खेतीहर पुछल्ला का अर्थ है खेतों पर आश्रित, यानी कि किसान वर्ग। सन 1857 की महान क्रांति के विषय में हम पढ़ेंगे। समाज सुधारक हुए, कई सुधारवादी आंदोलन हुए, इस विषय में जानेंगे। सत्य के प्रति अडिगता और लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेंगे। पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनके अर्थों को समझें। पुछल्ला, पुछल्ला का अर्थ है पीछे पीछे चलने वाला। संरचनात्मक, गठन, बनावट। विघटन, टूटना। औपनिवेशिक, उपनिवेश संबंधी, है ना। इसका अर्थ बता चुके हैं कि औपनिवेशिक जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अपना अधिकार जमाता है, अधिकार कर लेता है, तो उसे उपनिवेश या औपनिवेशिक कहते हैं। खेतीहर, खेतों पर आश्रित। महकमा, विभाग। संभ्रांत, ऊंचे वर्ग का। श्रेष्ठ, कुलीन। नैराश्य, निराशा। मुनासिब, उचित। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना एकदम नई घटना थी। भारत में पहले भी आक्रमणकारियों द्वारा सत्ता स्थापित की गई, परंतु वे सभी भारत की सीमाओं में आकर बस गए। उन्होंने भारत की जीवन शैली को अपना लिया, लेकिन ब्रिटिश शासन का संचालन केंद्र भारत की धरती से बाहर था। देखते ही देखते आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन शुरू हो गया। एक नया वर्ग पूंजीवाद ने जन्म ले लिया। विश्व में पूंजीवाद का जो बाजार तैयार हो रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो गया था। ब्रिटिश सरकार के 2 विशेष महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। मालगुजारी का अर्थ है गांव से शहरों तक सामान लाने और ले जाने में जो कर लगता था, उसे मालगुजारी कहते थे। मालगुजारी और पुलिस,
इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था। कैपिटेशन चार्ज। अंग्रेजी सेना के प्रशिक्षण हेतु भारतीयों से जो कर वसूला जाता था उसे कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वह एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय था। उन्हें सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल नवजागरण युग का पितामह भी कहा जाता है। पश्चिमी संस्कृति का आगमन। उन्होंने पश्चिम के धर्म और संस्कृति के स्रोतों की खोज के लिए अनेकों देशों की भाषाएं सीखी, यात्राएं की। खेतीहर व्यवस्था का टूटना। खेतीहर व्यवस्था के टूटने का प्रमुख कारण नई तकनीक का आगमन, रेलगाड़ी, छापाखाना, नई नई आधुनिक मशीनों इत्यादि का जब आगमन हुआ, इसके कारण भारत में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे खेतीहर व्यवस्था टूटने लगी और उसका स्थान जमींदारी ने ले लिया। तब तक जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई थी। सुधारवादी आंदोलन। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेकों सुधारवादी आंदोलन चलाए। उस समय समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, पर्दा प्रथा आदि जोरों पर था और इन सब का उन्होंने विरोध किया और सती प्रथा का अंत किया। अब आते हैं सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। मेरठ की भारतीय सेना द्वारा बगावत। 10 मई 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दिया। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना बिगाड़ दी। जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई। यह संग्राम केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। विद्रोह बड़ी तेजी से आगे बढ़ता गया और यह जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों तक और बिहार तक फैला। हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ एकजुट होकर इस संग्राम में हिस्सा लिया। 1857 के क्रांतिकारी में नाना साहब, तांत्या तोपे, अजीमुल्ला खां, वीर नारायण आदि क्रांतिकारियों ने इस संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। परंतु एक योग्य नेतृत्व के अभाव, संगठन की कमी, योजना का सुनियोजित ढंग से ना चल पाने के कारण हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम विफल रहा। वीर सावरकर का योगदान। वीर सावरकर की पुस्तक स्वतंत्रता के युद्ध का इतिहास, जिसे द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इसमें सामान्य जनता में असंतोष और ब्रिटिश विरोधी भावना का वर्णन किया गया है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था इस पुस्तक पर उनके। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और
दूसरे आंदोलन। राजा राम मोहन राय, आप सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 20 अगस्त सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका प्रमुख उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। सती प्रथा का अंत उन्होंने किया। यह एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी अपनी पति के चिता में प्रविष्ट होकर आत्मत्याग करती थी। सन 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह प्रथा समाप्त हुई। एकेश्वरवाद पर बल। एकेश्वरवाद के समर्थक थे। मूर्ति पूजा को बचपन से ही त्याग दिया था। धर्म के नाम पर पाखंड को उजागर करने के लिए हिंदू धर्म का गहराई से इन्होंने अध्ययन किया। समाज में जो कुरीतियां और अंधविश्वास थे उनका खंडन किया। अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयत्न करते रहे। भारत में नई शिक्षा पद्धति लागू कराने का प्रयास किया। आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 में मुंबई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ये इनके स्वामी विरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु हैं और इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो। वे दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के महान चिंतक थे और समाज सुधारक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना और वेदों की ओर लौटो यह उनका प्रमुख नारा था। उनका कहना था कि ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत सर्वज्ञ ईश्वर का दिया हुआ वेद ज्ञान था। इसके आश्रय के बिना कोई भी मनुष्य महान कार्य नहीं कर सकता। वैदिक परंपरा में विश्वास। वे कहते थे कि वेद मानव की स्वतंत्र चिंतन शक्ति के द्वार खोलकर एक अनंत आकाश प्रदान करते हैं। अंधविश्वास को मिटाओ और वैदिक धर्म का प्रचार करो, ये इनके विचार थे। हिंदू धर्म में एक नई चेतना का आरंभ। उन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया और एक नई दिशा देने वाले दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म में एक नई चेतना का आरंभ किया। धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने और विधवा पुनर्विवाह करने के पक्ष में थे। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अधिकार था। समाज में स्त्रियों की समानता पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या कहते थे, उनके विचार थे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। निस्वार्थ सेवा और परोपकार। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और परोपकार में बिता दिया। वे कर्मकांड के विरोधी थे। उन्होंने उपदेश दिए कि मनुष्य को अभय और निडर रहना चाहिए, दुर्बलता से बचना चाहिए क्योंकि दुर्बलता पाप है और यह रास्ता मृत्यु की ओर जाता है।
उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानव के भविष्य के लिए एकमात्र धर्म निस्वार्थ सेवा है। वे सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे देशभक्त और मानव को प्यार करने वाले इंसान थे और भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो में। उन्होंने इसमें भाग लिया। उन्होंने अपने इस पहले भाषण में भारत की तरफ से धर्म का प्रचार करते हुए कहा, अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ लाइनें कही वो मैं कहती हूँ। वे कहते थे, उन्होंने कहा, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं तमाम भारतवासियों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। शिकागो में उनका यह भाषण सुनते ही श्रोता गदगद हो उठे और अमेरिका के बहुत से लोग उनके शिष्य भी बन गए थे। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। स्वाधीनता के प्रति समर्पित 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक और कलाकार और साहित्यकार थे ये। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, परंतु इतने संवेदनशील और भारतीय स्वाधीनता के प्रति समर्पित थे। स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। जब सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया था। शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन शहर की स्थापना की गई और इसी शहर में सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह नवीन शिक्षण पद्धति के लिए प्रसिद्ध रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास। टैगोर जी उन महापुरुषों में से थे जिनकी वाणी किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं होती, बल्कि समूची मानवता को उत्कर्ष के लिए मार्ग बताती थी। आगे हैं महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय किसान का साकार रूप। किसान और खेती इन्हें बहुत प्रिय थे। किसानों और खेती के प्रति लगाव तब विकसित हुआ जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां उनके आश्रम में वह खेती किया करते थे और अपना हर काम स्वयं किया करते थे। संन्यास और त्याग की परंपरा। गांधी जी कहते थे कि मानवता की सेवा के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। अगर मानव धर्म की सेवा करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम संन्यास लें। संन्यास तो एक मानसिक चीज़ है और मानव धर्म की सेवा के लिए केवल संकल्प की ज़रूरत है, संन्यास लेने की नहीं। अगला बिंदु है कर्मठता के प्रतीक। राष्ट्र सदैव उनकी कर्मठता, समर्पण, निष्ठा, विद्वता आदि को याद करता रहेगा। गांधी जी की सादगी एवं कर्मठता देखकर संपूर्ण भारत जन उनके भक्त बन गए थे। आगे है डॉक्टर एनी बेसेंट का योगदान। डॉक्टर एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी। विदेशी महिला होने के बावजूद भी उनका भारत में
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक प्रख्यात समाज सुधारक थी, लंदन में जन्मी थी, परंतु अपने माता पिता के धार्मिक विचारों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। सन 1878 में पहली बार भारत के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे और उनके विचारों ने भारतीयों के मन में गहरा स्नेह उत्पन्न कर दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इसका अर्थ है, इसका थियो का अर्थ होता है प्राचीन दर्शन और सोफी का अर्थ होता है परमात्मा के विषय में चर्चा। अर्थात थियोसॉफी का अर्थ हुआ कि कोई प्राचीन दर्शन जो परमात्मा के विषय में चर्चा करता हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में था सन 1875 में न्यूयॉर्क, उसके बाद सन 1879 में मुंबई इसका मुख्यालय आया और फिर तत्पश्चात सन 1882 में मद्रास में। और महात्मा गांधी जी एनी बेसेंट को माँ बसंती देवी के नाम से पुकारते थे। भारत में उनका बहुत योगदान रहा। भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण निष्ठा। भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा थी। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था मानव समाज की सेवा करना। सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय एकता की जागृति उन्होंने पैदा की और हिंदू धर्म में धार्मिक और सामाजिक सुधार भी इन्होंने किए। एक आदर्श समाज को वे स्थापित करना चाहती थी। विधवा विवाह के पक्ष में थी, अंतरजातीय विवाह के पक्ष में थी और भारत में जो बहुविवाह की प्रथा थी उसका इन्होंने कठोर विरोध किया। बहुविवाह को समाज के लिए एक अभिशाप कहा और नारी गौरव का अपमान कहा। इस प्रकार ये इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के बराबरी में चली और भारत को आज़ादी दिलाने में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक प्रख्यात समाज सुधारक के रूप में ये भारत में उभरी। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां एक समाज सुधारक थे, मुस्लिम समाज सुधारक नेता हुए हैं। इन्होंने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। भारत के मुस्लिमों को शिक्षित बनाने का आह्वान किया और उर्दू को सामूहिक भाषा ये बनाना चाहते थे। बुर्जुआ वर्ग, जिसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, यह एक रूढ़िवादी मध्यम वर्ग था जिसकी सामाजिक एवं आर्थिक मान्यताएं वस्तु और पूंजी पर केंद्रित होती थी और जो निम्न वर्ग की उपेक्षा और शोषण करता है, ये वर्ग सामने आया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी एक समाज सुधारक हुए हैं। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो उदार और तर्कसंगत था। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। संकीर्ण धार्मिकता का विरोध। वे पुराने नेताओं के सामंती संकीर्ण धार्मिकता
और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। पुरातनपंथी और राष्ट्र विरोधी भावना का विरोध। पुरातनपंथी और राष्ट्रवादी भावना का विरोध उन्होंने किया और अलीगढ़ परंपरा की जड़ें खोद दी। उन्होंने उर्दू में अल हिलाल समाचार पत्र निकाला और भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है क्योंकि वे जनता में लोकप्रिय नेता थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध। ये कांग्रेस के एक आक्रामक नेता थे और ब्रिटिश की नीतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया करते थे। उनकी पत्रिका थी केसरी। केसरी पत्रिका में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लेख लिखा और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। परंतु राजद्रोह के अभियोग में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दैनिक समाचार पत्र उन्होंने अंग्रेजी में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी थी। ये दो इनके पत्र थे, अंग्रेजी में मराठा दर्पण के नाम से और मराठी में केसरी के नाम से। आक्रामक और अवज्ञाकारी नेता थे। तिलक जी बड़े ही आक्रामक और अवज्ञाकारी नेता थे। वे गरम दल के नेता थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं करते थे। इनका एक प्रसिद्ध नारा है तिलक जी का, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस दो दल में बंट गया था, नरम दल और गरम दल, और तिलक जी गरम दल के नेता थे। आगे है गोपाल कृष्ण गोखले, भारत का ग्लेडस्टोन। गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के नेता हैं। कांग्रेस के जो बंगाल विभाजन के बाद जब कांग्रेस दो दलों में बंट गया तो ये नरम दल के नेता थे और इन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा गया था। आगे नरम दल के समर्थक हैं, उससे पहले का पॉइंट है, बिंदु है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 12 जून 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को अपने जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके सदस्य आजीवन देश की सेवा करते थे। नरम दल के समर्थक थे ये राजनीतिक विचारक। राजनीति में आध्यात्मिक अवधारणा लेकर आए और इनका उद्देश्य था राजनीति और धर्म में समन्वय करना, इनमें समानता बिठाना।